हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एचआरएम स्टडी। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ जानते हैं, हम लोग एचआर मैनेजमेंट के सभी क्लासेस के सभी टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन में हम पहले भी 2 वीडियोस बना चुके हैं। आज हम कवर करेंगे स्टेप्स टू फॉलोज द डिसिप्लिनरी एक्शन, डिसिप्लिन कोड एंड लीगल प्रोविजंस कंसर्निंग डिसिप्लिनरी एक्शंस। सो फ्रेंड्स, आप जैसा कि जानती हैं कि यहाँ पर हम यूजीसी, एनटीए, नेट, बीबीए, बीकॉम, एमबीए, एमकॉम और बिजनेस स्टडीज़ के जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको उनके लिए एचआर मैनेजमेंट के सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को बेसिकली हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं, विच इज़ स्टेप्स टू फॉलो इन डिसिप्लिनरी एक्शन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि जब भी कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ली जाती है तो सबसे वेरी फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इज़ टू इन्वेस्टिगेट द इशू कि जो मिसकंडक्शन का जो केस है वो है भी या नहीं है, उसकी इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन की जाती है किसी भी डिसिप्लिनरी एक्शन को लेने से पहले। देन अगर आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि मिसकंडक्ट हुआ है तो जो एम्प्लॉय है, जो कंसर्निंग एम्प्लॉय है, उसे एक शो कॉज नोटिस दिया जाता है और उसमें जो इशू है, जो भी मिसकंडक्शन का इशू है, जो प्रॉब्लम है, वो मेंशन की जाती है अबाउट ऑल द एलिगेशन सेपरेटली। अलग से सारी एलिगेशंस बताई जाती हैं, क्लियरली बताई जाती है कि आपने यहाँ पर इस तरह से गलती की, आपने यहाँ पर इस तरह से गलती की, आपने इस तरह से गलती की। तो इसको शो कॉज मीन्स कि आप इसका जवाब दें कि इस तरह से ये गलतियाँ जो हैं, मिसकंडक्शन बार बार क्यों ऑकर हो रहा है। देन उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप जो कहते हैं उसको वो है द एम्प्लॉय में बी इशूड द सस्पेंशन ऑर्डर इन अलोंग विद चार्जशीट। एम्प्लॉय के लिए एक सस्पेंशन ऑर्डर इशू किया जा सकता है विद चार्जशीट इन द केस ऑफ मेजर प्रॉब्लम। ठीक है फ्रेंड्स, द मैनेजमेंट में टेक द डिसीजन इन द लाइट ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स 1946। तो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर जो है एक 1946 के जो हैं, उसमें कई तरह से पनिशमेंट दिए जा सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो उसी एक्ट के तहत, स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 के तहत सस्पेंशन ऑर्डर भी निकाला जा सकता है। देन देयर मे बी और मे नॉट बी द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय इन रिलेशन टू एलिगेशन मेड इन द चार्जशीट। तो कई बार होता है कि जो चार्जशीट के जो अंतर्गत एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कई बार जो उनके एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के जो रिलेशंस हैं वो कई बार अच्छे होते हैं और कई बार नहीं भी होते हैं। कई बार होता है कि उनके रिलेशंस के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है और कई बार नहीं भी आता है। नहीं कब आता है, जब जो भी ऑब्लिगेशंस हो रहे हैं या जो भी मिसकंडक्शंस हो रहा है उससे जो कि एम्प्लॉय जो है वो एग्री होता है, तब मोस्ट चांसेस होते हैं, मैक्सिमम चांसेस होते हैं फ्रेंड्स कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नहीं होता है। बट कॉन्फ्लिक्ट कहाँ होगा, जहाँ पर कोई भी तरह का आर्ग्यूमेंट होगा। और आर्ग्यूमेंट कब होगा, जब जो चार्ज उस एम्प्लॉय पर लगाए जा रहे हैं, वो जो चार्ज, जो एलिगेशन है, वो एम्प्लॉय जो है वो मानने से इनकार कर दे या फिर उसने नहीं किए हो, तो वहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। और जहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन में निश्चित ही हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। तो फिर क्या होता है, एक 2 स्थितियाँ होती हैं फ्रेंड्स कि पहली बात तो ये कि जो एम्प्लॉय है वो उन चार्जेस को, उन एलिगेशंस को स्वीकार कर ले, और जब वो अस्वीकार करता है तब क्या किया जाता है, तो तब एक मीटिंग की जाती है। कौन सी, जो कॉन्फ्रंटेशन किया जाता है। इट मीन्स कि दोनों ऑपोजिट जो भी पार्टीज़ हैं उन दोनों को बिठाकर मीटिंग की जाती है और उसके बाद में इंक्वायरी के लिए नोटिस इशू किया जाता है।
then it is very necessary to appoint a neutral and unbiased officer to handle the proceeding of इंक्वायरी मीटिंग। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक न्यूट्रल ऑफिसर हो, ना वो एम्प्लॉयर के फेवर में हो और ना ही एम्प्लॉय के फेवर में हो, ऐसा एक अनबायस्ड ऑफिसर को वहाँ पर अपॉइंट किया जाए ताकि वो इंक्वायरी मीटिंग को प्रोसीड कर सके। टू हैव द फेयर एंड डिज़ायर्ड रिजल्ट्स इट इज़ नेसेसरी टू गिव, और ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो भी एम्प्लॉय है जिसके खिलाफ जो एलिगेशंस लगे हैं, जिसके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं, तो एम्प्लॉय, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उस एम्प्लॉय को फेयर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए कि वो अपना शुरुआत से पूरा अपना जो भी पक्ष है वो रख सके। देन द फोर्थ स्टेप टू फॉलो द डिसिप्लिनरी एक्शन इज द मैनेजमेंट में पनिशमेंट कीपिंग इन व्यू द लेवल ऑफ ऑफेंस। तो ये तो सीधा सी बात है, सिंपल सी बात है कि मैनेजमेंट को जो भी ऑफेंस का लेवल है उसी के अकॉर्डिंगली पनिशमेंट डिसाइड करना होता है एम्प्लॉयज़। और इसके साथ ही साथ क्या देखते हैं मैनेजमेंट में, क्या देखा जाता है, तो एम्प्लॉय का जो पास्ट रिकॉर्ड है, हो सकता है कि वो जो ऑफेंस हैं उसी पर्टिकुलर सिचुएशन पर उस एम्प्लॉय से हो रहे हों या उस टाइम पर हो रहे हैं, उसके पहले जो एम्प्लॉय का जो वर्क रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है, और तो क्या होगा कि जो पनिशमेंट लेवल होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और इसके ऑपोजिट ये भी हो सकता है कि एम्प्लॉय का जो पहले का भी जो वर्क रिकॉर्ड है वो ख़राब है, वो हमेशा ही तल्खी से बात करता है, अपने जो कोवर्कर्स हैं उनके साथ भी उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है और हमेशा ही गलतियाँ, हमेशा ही मिस्टेक से मिस्टेक करता रहता है, तो उसका जो पनिशमेंट लेवल है वो हायर भी हो सकता है, मे बी वो फायर भी किया जा सकता है। The later mentioning punishment may be issued to the employee and follow up should be taken to see the effect of punishment। फिर लास्ट फिफ्थ स्टेप क्या है, तो फिफ्थ स्टेप में पनिशमेंट का जो लेटर है वो एम्प्लॉय को इशू कर दिया जाता है और उसके बाद में उसकी फॉलो अप भी लिया जाता है कि जो हमने पनिशमेंट दी है वो उसका एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो दीज आर 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टू फॉलो इन डिसिप्लिनरी एक्शन। नेट में फ्रेंड्स इसका जब भी एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन आता है तो कुछ 2 या 3 या 4 एक्शंस लिख दी जाती है, 5 और उनको ऑर्डर में जमाना होता है, तो इसलिए इन एक्शंस को या इस वाले पार्ट को पढ़ना बहुत ज़्यादा नीडेड था। देन हम बात करते हैं फ्रेंड्स लीगल प्रोविज़न कंसर्निंग डिसिप्लिनरी एक्शन। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में या इंडस्ट्रियल रिलेशन में जो भी लीगल प्रोविजंस बनाए गए हैं कि किस के में कौन से किस एक्ट में कौन कौन से प्रोविजंस हैं, इट मीन्स कि जैसे फर्स्ट हम पढ़ें तो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946, इसमें क्या दिया है, इसमें वेरियस फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट दिए गए हैं, सजेस्ट किए गए हैं। अगर कोई एम्प्लॉय कोई मिसकंडक्ट करता है तो उसको कौन कौन से भाई फायर करना है, किस ऑफेंस के लिए उसको फायर किया जा सकता है, किस ऑफेंस के लिए उसको सस्पेंड किया जा सकता है, किस ऑफेंस के लिए उसमें उसको कोई मॉनेटरी फाइन लगाया जा सकता है, फोर्स लीव पे भेजा जा सकता है, लीव दी जा सकती है, इस तरह से बहुत सारे प्रोविजंस सजेस्ट किए गए हैं। देन सेकेंड वन इज़ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अंडर सेक्शन 2A इसमें प्रायर परमिशन दी गई है टू डिसमिसल एंड डिस्चार्ज। किसके बारे में ये बता रहा है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का सेक्शन 2A किसके बारे में बता रहा है, ये बात कर रहा है प्रोटेक्टेड वर्कमैन के बारे में बात कर रहा है। और प्रोटेक्टेड वर्कमैन्स होते हैं वो कौन होते हैं फ्रेंड, तो प्रोटेक्टेड वर्कमैन जो होते हैं वो ट्रेड यूनियन के ऑफिसर होते हैं, ट्रेड यूनियन के ऑफिसर होते हैं जिनको मतलब कह सकते हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं, उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगाया जा सकता है।
ये जो बात है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में दी गई है, लेकिन कुछ प्रोविजंस हैं इसमें भी कि उसमें प्रोटेक्टेड वर्कमैन के ऊपर भी पनिशमेंट लगाया जा सकता है, ये बात इसमें बताई गई है। Then third one is the Payment of Wages Act 1936। तो अकॉर्डिंग टू पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्शन है कि किसी भी तरह का जो फाइन, कौन सा फाइन, पेमेंट वाला फाइन, मतलब मॉनेटरी फाइन जो है वो एम्प्लॉयज़ को या वर्कर को नहीं लगाया जा सकता। लेकिन यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस हैं जिसमें कि मॉनेटरी फाइन्स भी लगाया जा सकता है एम्प्लॉयज़ को। ठीक है फ्रेंड्स, देन अब हम बात करेंगे डिसिप्लिनरी कोड की। तो डिसिप्लिनरी कोड क्या होता है? इन 1957 द इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस इट्स 15th सेशन। डिसिप्लिनरी कोड कब फ्रेम हुआ था फ्रेंड्स? याद रखिएगा 1957 में इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के द्वारा, और किसमें? अपने 15th सेशन में कोड ऑफ इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन फ्रेम्ड किया गया था। और ये क्या चीज़ें फॉलो करता है? तो ये फॉलो करता है, देन फर्स्ट वन इज इट इज़ मैंडेटरी फॉर बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय टू अंडरस्टैंड द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच अदर। तो डिसिप्लिनरी कोड जब बनाया गया तो उसमें क्या क्या बातों, क्या क्या स्टेप्स बताई गई जिन्हें फॉलो करना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के लिए मस्ट है, मैंडेट किया गया दैट इट इज़, ये मैंडेटरी है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के लिए कि वे दोनों ही अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स को अच्छे से समझें। Then strike or lockout should be there only in extreme and emergency and that too with proper notice। तो स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स के लिए भी अलग से प्रोविजंस बनाए गए हैं। यहाँ पर हम ब्रीफ में इतना समझ ले सकते हैं कि स्ट्राइक या लॉकआउट करने के पहले पहली बात तो ये कि बहुत ही एक्सट्रीम इमरजेंसी किसी भी सिचुएशन में किया जा सकता है, और दूसरा कि उसका प्रॉपर नोटिस दिया जाना चाहिए। अगर एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक करते हैं तो उसके लिए 30 डेज़ के पहले जब भी स्ट्राइक आप करने वाले उसके 30 डेज़ बिफोर नोटिस दिया जाना चाहिए एम्प्लॉयर को। और लॉकआउट का भी एम्प्लॉयर को एटलीस्ट 2 मंथ बिफोर लॉकआउट का नोटिस देना चाहिए। थर्ड वन, इट विल बी ट्राइड एट इट्स बेस्ट टू सॉल्व द मैटर्स बाय म्यूचुअल निगोशिएशन। तो ये तो सही बात है कि भाई पहले यही ट्राई करना चाहिए दोनों पार्टीज़ को कि म्यूचुअल नेगोशिएशन से, कंसिलेशन से या वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन से जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मैटर है उसको सॉल्व कर लिया जाए इंस्टेड ऑफ कोर्शन। मतलब किसी भी लीगल एक्शन को कंडक्ट करने से पहले, ऑपरेट करने से पहले उसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल नेगोशिएशन से, कंसिलेशन से ही किसी भी जो मैटर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में ऑकर हुआ उसको सॉल्व करने की कोशिश की जानी चाहिए। देन बोथ एम्प्लॉयर एंड ट्रेड यूनियंस विल एजुकेट देयर मेंबर्स रिगार्डिंग देयर म्यूचुअल ऑब्लिगेशन। तो क्या है कि एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियंस जो हैं उनको अपने मेंबर्स को जो भी म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस हैं उन सभी को एजुकेट करना चाहिए, उन सभी के बारे में अपने एम्प्लॉयज़ को। देन मैनेजमेंट शुड नॉट आस्क फॉर द टास्क। मतलब मैनेजमेंट ऐसा कोई भी टास्क नहीं दे सकता है अपने एम्प्लॉयज़ को या वर्कर्स को जो कि उसके जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं दी गई है। देन मैनेजमेंट मतलब जो वर्कलोड है तो बिना एम्प्लॉयज़ से कंसल्ट किए वर्कलोड को भी बढ़ा नहीं सकता है। देन अगर अपने एम्प्लॉयज़ से वो बात कर ले, अपने एम्प्लॉयज़ से कंसल्ट कर ले, उनसे मीटिंग कर ले और दोनों पक्ष राजी हो जाए कि हाँ ठीक है अभी ज़रूरत है तो वर्कलोड बढ़ा लिया जाता है, तो बढ़ा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन मैनेजमेंट विल नॉट एनकरेज द अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजर। तो मैनेजर भी अपने जो भी स्वार्थ हैं, जो भी अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है उसको
नहीं कर सकता किसी भी विक्टिम जो वर्कर है उसको बार बार मैनेजर, कोई भी मैनेजर को ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी अनफेयर प्रैक्टिस से किसी भी मैटर को रिजॉल्व करने की कोशिश करे, या उसको सीधी सी बात है कि किसी भी वर्कर का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मैनेजमेंट शुड बी पे अटेंशन फॉर दिस मैटर। देन द एम्प्लॉय विल फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड विल नॉट अननेसेसरली स्नब which is the against the industrial एक्ट। तो एम्प्लॉयर को क्या, जो ट्रेड यूनियन अगर किसी भी फैक्ट्री में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो कर रही है तो उसको करते रहने देना चाहिए, मतलब करना चाहिए, ग्रोथ करना चाहिए। और किसी भी तरह का अननेसेसरी कह सकते हैं, अननेसेसरली किसी भी तरह का एम्प्लॉयर्स का, ट्रेड यूनियंस को परेशान न करे, अपमान न करे। स्नब का बेसिकली मीनिंग होता है कि उसका अपमान न करे, उस पर मतलब उसको भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन कराना चाहिए। देन ट्रेड यूनियंस ऑल्सो नीड टू टेक केयर दैट एवरी, ट्रेड यूनियंस के लिए भी कोड ऑफ डिसिप्लिन में बताया गया है कि ट्रेड यूनियंस को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई प्रोटेस्ट करे तो उसको अंडर कंट्रोल होना चाहिए। इट मीन्स कि ऐसा ना हो कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी को डैमेज करें, या अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उसको जो कर्तव्य निर्वहन है उसमें कोई किसी भी तरह की नेग्लिजेंस करें, और किसी भी तरह की उपद्रव ना वहाँ पर हो, ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का उपद्रव और मतलब अराजकता ना हो उस ऑर्गेनाइजेशन में। ये ट्रेड यूनियंस को भी ध्यान में रखना चाहिए। देन मैनेजमेंट विल टेक प्रॉम्प्ट एक्शन फॉर द सेटलमेंट ऑफ ग्रीवांस एंड टू कीप देयर फंक्शनिंग इन लाइन विद द रूल्स एंड रेगुलेशन। तो जब भी कोई ग्रीवांस अगर ऑकर होती है तो मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, प्रॉम्प्ट एक्शन लेना चाहिए टू सेटलमेंट ऑफ द ग्रीवांस, और ताकि जिससे क्या होगा कि जो भी फंक्शनिंग है, जो भी ऑपरेशन है वो रूल्स और रेगुलेशन के अंदर रह के ढंग से चलता रहेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। सो फ्रेंड्स, दीज आर द 3 पार्ट ऑफ डिसिप्लिन जो आज हमने पढ़े। एक तो हमने इसके पहले भी हम 2 वीडियो अपलोड हम कर चुके हैं, तो आप उसको भी देख लीजिएगा ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बना रहे फ्रॉम द स्टार्टिंग, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए, कुछ भी पार्ट छूटे ना फ्रेंड्स, है ना। तो आज हमने पढ़ा स्टेप्स टू फॉलो इन डिसिप्लिनरी एक्शन, देन विच इज़ मोस्ट important part of discipline, then legal provisions concerning disciplinary action, जिसको हम और आगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और इंडस्ट्रियल रिलेशन में और ज़्यादा ब्रीफ में पढ़ेंगे, और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। देन डिसिप्लिनरी कोड जो कि कहाँ पर 1957 में इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के 15th सेशन में फ्रेम्ड किए गए थे, वो सारे कोड भी हमने पढ़े। तो फ्रेंड्स ये था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वेज टू मेक इफेक्टिव डिसिप्लिनरी सिस्टम, एंड लास्ट वन रेड हॉट स्टोव रूल। छोटा सा रूल है बट ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता ही है। सो फ्रेंड्स, keep watching and please subscribe, like and share if you like this video. Thank you so much. Bye bye.